नमस्कार साथियों, मैं लेखनी पुट्टे सामवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने स्टार्ट की है ल्यूसेंट सीरीज़ जिसमें हमने अब मौलिक अधिकार स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक हम मौलिक अधिकार में पहला अधिकार समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को एक-एक करके समझते हैं। पहले हम थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 12 हम पढ़ चुके हैं। 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। राज्य मौलिक अधिकार के संदर्भ में था। क्या था मौलिक अधिकार? कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो राज्य कौन माने जाएँगे? और फिर आर्टिकल 13 था कि क्या राज्य नहीं करेगा? अगर वो वैसा करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो शून्य माने जाएँगे। फिर आर्टिकल 14 समानता को बताता है। आर्टिकल 15 अवसर में समानता की बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16, 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और 18 उपाधियों का अंत करता है। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में हमने क्या प्रावधान किया है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, इसे हमने लिया कहाँ से है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में एक नारा था। क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो उससे ये हमने प्रावधान डाला। हालाँकि पूरा मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिया है, लेकिन बात करें स्वतंत्रता की तो इस राइट्स को हमने हमारे संविधान में यहाँ पे शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कौन-कौन सी स्वतंत्रता है? क्या हमें इनमें इन ये हमें असीमित है या फिर इन्हें युक्त-युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है? ठीक है। बात करें पहले आर्टिकल 1 ए में, आर्टिकल 19 1 ए में, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें देखिए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हमें बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी सभी को है। उसके अलावा क्या है हमें? राय, अपनी राय रखने की आज़ादी, चिंतन, अगर कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो वो कर सकता है। ये आर्टिकल 1 के तहत आएगा। और अगर देखिए अभिव्यक्ति कई तरीके से की जा सकती है, लिखकर, बोलकर या फिर सांकेतिक। तो अगर हमने किसी व्यक्ति को संकेत के रूप में बताया कि जैसे मूक व्यक्ति होते हैं, उनको संकेत के रूप में बताना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि चलो बोलो। और भी चीज़ें हैं, फॉर्म है लेकिन मूक तरीके से या कि सांकेतिक सांकेतिक चित्र हम बहुत सारे प्रयोग कर लेते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पेंटर होते हैं, वो अलग-अलग चीज़ों को शो करने के लिए अपनी पेंटिंग के माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से क्या अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो वो इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इस आर्टिकल 1 क्या बता रहा हमें? किस चीज़ की स्वतंत्रता दे दिया? वाक अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी, वो चाहे जिस आधार पे हो। चाहे आप बोलकर कर दो, लिख कर दो या संकेतों के माध्यम से कर दो। ठीक? बात करें आर्टिकल 19 एक बी की, तो ये क्या कर रहा है? शांतिपूर्ण सभा और स्वतंत्रता की आज़ादी। देखिए, हमारे भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ज़रूरी क्या है कि यदि व्यक्ति बोल रहा है तो अकेले तो बोलेगा नहीं। और अगर बोलना चाह रहा है जो कि एक उद्देश्यपरक है, समाज के लिए बहुत हितकर है, तो वो सभा कर सकता है। तो ये सभा कैसा? शांतिपूर्ण सभा, बिना हथियारों की सभा। इसकी आज़ादी कौन देता है? आर्टिकल 19 बी 1 बी। आपने आपने कोई सी भी सभा देखी होगी जैसे एनजीओ है या फिर मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस करना है हमको किसी विषय को लेकर कि हम जागरूकता अभियान चलाएं। किसके विषय में? महिलाओं के महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में। तो वो सभा करने की आज़ादी देता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना है, तो उसके लिए हमने ये चीज़ें व्यवस्था की है। वो कॉन्फ्रेंस एक सभा करने की आज़ादी है। हालाँकि कैसी हो वो? कैसी हो वो? मतलब उस हथियार युक्त ना हो।
तो यहाँ पर शांतिपूर्ण इसलिए लगाया गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि हिंसक हो सके। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी। अब बात सभा कर रहे हो तो संघ करने की भी आज़ादी होगी कि हमें एक समूह बनाना है, कोई भी समूह जो किसी उद्देश्य को लेकर काम करेगा, चाहे वो व्यापारिक ही क्यों ना हो, या सामाजिक कार्यों के लिए क्यों ना हो, ठीक? तो सामाजिक के लिए एनजीओज़ होते हैं, समाज सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत आएगा किसके? सभा के अंतर्गत। और लेकिन हमने उसको एक समिति बना दी, एक सभा, एक संघ बना दिया, तो वो आर्टिकल किस में आएगा? आर्टिकल 19(1) सी। 19(1) सी क्या बता रहा है? आपको संघ बनाने की आज़ादी। संघ मतलब संगठन, और संगठन जब पहले 2 अधिकार प्राप्त है, तभी उसके बाद ही बनेगा। जैसे बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी और संगठन करने की आज़ादी। देखिए क्रमशः हमें अधिकार मिले, तो इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जब हम बोल सकते हैं, तो फिर हम एक सभा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होगी कि बोलें किसके बीच? सभा होगी। फिर अब सभा है, तो कुछ लोग इकट्ठे भी होंगे, तो उनके बीच एक संगठन बन सकता है। चाहे हम किसान संगठन बना लें या महिलाओं से संबंधित कोई संगठन बना लें। तो ये आज़ादी किसके थ्रू मिल रही है हमको? आर्टिकल 1 सी के तहत। बात करें आर्टिकल 19(1) डी की, तो घूमने की आज़ादी देता है ये हमें। आर्टिकल 19(1) डी कौन-सी आज़ादी दे रहा है? घूमने की आज़ादी। कोई व्यक्ति यदि भारत के किसी कोने में घूमना चाहता है, तो वो घूम सकता है। अगर मैं मैं अगर लद्दाख जाना चाहूँ, तो जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे शेड्यूल, अगर अनुसूची 6 के तहत कोई राज्य आता है, तो वो वहाँ पर आप नहीं जा सकते। वहाँ पे कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनकी जनजातियों के प्रशासन के दृष्टिकोण से आपको प्रतिबंध लगाया गया है। और ऐसे संदिग्ध क्षेत्र जहाँ पे मतलब सुरक्षा को लेकर प्राइवेसी का खतरा है, प्राइवेसी भंग होने का खतरा है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। बाकी हम किसी भी कोने में भारत के घूम सकते हैं। बात करें 19(1) ई की, तो कहीं भी आप जब घूम रहे हैं, तो हमारा मन करेगा कि हम यहाँ पर अपना घर बना लें, तो कहीं पर भी बसने की आज़ादी। हम हमारा घर भी बना सकते हैं, रहने की आवाज़। अब बात करें 19(1) जी की, तो ये व्यवसाय, चलो अब हम रहने लगे, तो अब हमें आर्थिक रूप से तो सुरक्षा चाहिए ना, आर्थिक रूप से हम सक्षम हो कि कहीं रह रहे हैं तो हमारे पास कुछ तो हो कि हम अपनी जीविका पालन कर सकें। तो मान लीजिए हम रह रहे हैं, तो चाय का ठेला या कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी, जो भी आपकी मनपसंद है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको उसकी योग्यता प्राप्त करनी होगी, जैसे डॉक्टर, एलएलबी, इसके लिए आपको संबंधित विषयों को प्रॉपरली आपको क्या लेना पड़ेगा? एकेडमिक शिक्षा लेनी पड़ेगी वो, एक प्रकार से। ठीक? तो हमने बात की आर्टिकल 19 की। 19 में हमें जितनी स्वतंत्रताएँ मिली हैं, वो वो एक क्रमशः है। आप अगर ध्यान से देखो, तो बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19(1) ए, फिर आर्टिकल 19(1) बी क्या बोलेगा? बोलने के बाद सभा करने की आज़ादी, फिर संघ, सभा बन गई तो संघ करने की आज़ादी। अब ये 3 आर्टिकल छोड़ने के बाद फिर हमें घूमने की आज़ादी कहीं भी मिलेगी, आर्टिकल 1 डी में। फिर घूम रहे हो तो फिर रहने की आज़ादी, हम किसी भी जगह पे अपना क्या बना सकते हैं? आशियाना बना सकते हैं। पर कुछ क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्शन होता है। बात करें 1 जी की, तो जी क्या कह रहा है? 19(1) जी व्यवसाय करने की आज़ादी। यहाँ पर एक स्किप है, जो है आर्टिकल 19(1) एफ, वो क्या है? यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार हमें पहले था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। ओके? तो संपत्ति का अधिकार संविधान में तो है, लेकिन विधिक अधिकार के तहत आर्टिकल 300 ए में इसे रख दिया गया है, मतलब
उसमें उपबंधित किया गया है। ठीक, इतनी बात क्लियर। संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है, पहले ये एक एफ था। बात करें, क्या हमें ये जो स्वतंत्रताएं मिली हैं बोलने की, रहने की, कमाने की, संघ बनाने की, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि जब बात हो राष्ट्र की एकता अखंडता की, तो इस पर सरकार, संसद, राज्य सरकार क्या युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। देखिए, इनके कारण क्या हो सकते हैं? राज्य की सुरक्षा के मामले में, सार्वजनिक व्यवस्था के समय में, लोक स्वास्थ्य के विषय में। देखिए, जब कोविड आया था, तब व्यक्तियों को बाहर मतलब सभी को एक साथ घूमने की आज़ादी नहीं थी। क्यों? वो स्वास्थ्य के आधार पे था, लोक व्यवस्था के आधार पे था। ऐसे ही सुरक्षा के मामले में, जब कहीं पर भी हिंसा या दंगे हो जाते हैं, तो आर्टिकल 1 फिर धारा 144 लग जाती है। एक साथ किसी भी व्यक्ति, एक साथ 4 लोगों को घूमने की आज़ादी नहीं होती है। तो ये क्या बता रहा है कि स्वतंत्रता है तो, पर उसके युक्ति युक्त निर्बंधन लग सकते हैं। ओके, देखिए, अब नैतिकता के आधार पे भी है। अपराध के लिए अगर आप किसी को उकसा रहे हो, तो फिर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। मानहानि के संबंध में, ओके, तो हमें जितने भी अधिकार मिलेंगे, वो कैसे किए जा सकते हैं? सीमित किए जा सकते हैं, असीमित नहीं है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सभी के लिए है, और ये हमेशा रहेंगे। और अगर इनको हटाया तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना पड़ेगा संसद को। देखिए, आर्टिकल 20 में आते हैं अब। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो उसके पास क्या-क्या अधिकार होंगे? मौलिक अधिकार, क्योंकि ये अधिकार दे रहा है, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या फिर अपराध कर लिया हो, लेकिन अपराध करने के बाद भी उसे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर बात करें किसकी? एक अपराधी के, तो अपराधी के पास क्या राइट्स होंगे? देखिए, आर्टिकल 20(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, कोई मान लो हम आज की डेट में माता-पिता का पालन करना क्या नहीं है, मतलब पालन अगर नहीं कर रहा है कोई कोई व्यक्ति अपने माता-पिता का, जब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 60 प्लस हो चुके हैं, और वो एक बड़ा हो चुका, वयस्क हो चुका है वो व्यक्ति, और वो अगर माता-पिता का पालन नहीं कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे अभी ये अपराध नहीं है। और जब अपराध नहीं है, तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ये बात बता रहा है कि उस व्यक्ति जो जो कानून जिस समय है, उस समय उस कानून, उस अपराध के लिए जो दंड मिलेगा, वो उतना ही होगा जो उस समय कानून है। देखिए, ये देखो, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता जिस कृत्य करते समय वो अपराध नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए मान लीजिए ये वाला कानून नहीं आया कि माता-पिता का पालन करना क्या अपराध है, और इसके लिए दंड का प्रावधान है। तो ये क्या, ऐसा कानून अभी है नहीं, और मान लो, और उससे सज़ा कैसे मिलेगी? लेकिन कल के दिन अगर ये कानून बन जाता है और व्यक्ति का ये केस चल रहा है, तो क्या होगा? उसको वो दंड मिलेगा, लेकिन तब जब वो उस समय करेगा। अभी नहीं है, तो उसके लिए ये कोई प्रावधान नहीं है। एक सीधा उदाहरण सरल शब्दों में समझते हैं। ये थोड़ा-सा आपको समझने में कठिनाई होगी। मान लेते हैं, देखो, आज है, मतलब 2024 में हमने की चोरी, ठीक? और चोरी के लिए सज़ा कितनी है? 10 माह जेल और 10,000 रुपए जुर्माना, ठीक? मान लीजिए, ये 2024 का प्रावधान है। अब 2025 में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि चोरी के लिए क्या बन गया नया नियम? 10 माह जेल, 10 माह से कर दो आप इसको 1 साल, और 20,000 जुर्माना। तो उस पर ये वाला कानून नहीं लागू होगा। कौन-सा?
2025 वाला, उसके ऊपर ये कानून लगेगा। कौन-सा? 10 माह जेल और 10 वर्ष का 10-10 हज़ार का जुर्माना, ठीक? यहाँ पर क्या बोला कि ऐसे अपराध के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। चलिए ठीक। अगली बात करें, आर्टिकल 20(2) डबल ज्यूपर्डी अर्थात दोहरे दंड के प्रावधान से संरक्षण। दोहरा दंड क्या? कि एक कार्य के लिए उनको क्या नहीं मिलेगा? एक कार्य के लिए उन्हें एक ही दंड मिलेगा। दूसरे मान लो उसने चोरी की और उसके लिए उसको 10 माह की सज़ा मिल गई, ठीक? और अब उसको फिर अगले साल फिर उसको उसी जुर्म के उसी अपराध के लिए उसे फिर से 10 माह की सज़ा मिल जाए, तो ये उससे संरक्षण करता है ये आर्टिकल। कौन-सा? आर्टिकल 20(2). आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? अपराध एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। एक अपराध और एक बार ही सज़ा। तो इसको क्या कह रहे हैं? डबल जेपर्डी, जो क्या है? दोहरे दंड के प्रावधान से संरक्षण दे रहा है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा कभी नहीं मिलेगी। बात करें आत्म अभिशंसन की, अपराधियों को 3 प्रकार के हमने क्या दिए हैं? मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर वो पहला वाला हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा ये है दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा आत्म अभिशंसन, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ क्या नहीं किया जा सकता? गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ सबूत या गवाही देने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? मजबूर। जैसे पुलिस आपको ले गई और मार-मार के कहे कि तुमने ये अपराध किया है, ये अपराध किया है, तो वो क्या है? आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात हो रही है, तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, हमने 3 बातें समझी है इस आर्टिकल में। क्या था? पहला, जिसमें जो कानून बना है उसके अनुसार ही उसे दंड मिलेगा। उसे भूतलक्षी के आधार पे नहीं मिलेगा दंड। ठीक? हम मान लें कि अभी कानून बना है, आज कानून बना है, क्या? कि चोरी करना अपराध है जिसमें 10 माह की जेल मिलेगी, लेकिन कल तक ये अपराध नहीं था, तो उस व्यक्ति को कल के अपराध के लिए कानून जब बना, उसके अनुसार वो क्या कहते हैं, सज़ा नहीं मिलेगी। इतनी बात क्लियर? पहला समझो कि हमने जो बोला कि कोई कानून आज बना है, कल तक ये कानून नहीं था। कि चोरी अपराध है, उसके लिए 10 माह की सज़ा। और जब हमने चोरी पहले कर चुकी है और कानून बाद में बना है, तो उसको पहले की चोरी के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। बात क्लियर? ऐसा निर्भया कांड में भी हुआ था। निर्भया कांड में क्या हुआ था? एक व्यक्ति 18 साल का नहीं हुआ था, एक बच्चा 16 साल का था और उसे उसके लिए ये कोई नियम नहीं था कि अगर ऐसा दुष्कर्म करते हैं, तो उनके सज़ा बड़ी मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा। तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं मिला। क्योंकि उस समय वो कानून नहीं था, बाद में कानून बना, तो उस व्यक्ति पे वो कानून लागू नहीं हुआ। बात क्लियर? अब बात करें आर्टिकल 20(2) की, तो 20(2) हमने सीधा क्लियर कर दिया कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, दोबारा उसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं होगा। बात करें आर्टिकल 20(3) की, आत्मविश्वासन, कोई भी व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं देगा, ना ही सबूत देगा। इसमें इसमें नार्को टेस्ट भी आते हैं, ठीक है? इसमें जो भी नार्को टेस्ट होते हैं बहुत सारे ऐसे, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को क्या कर दें, ड्रग डग करके आपसे सच्चाई उगलवा लेंगे, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। बात क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ओके, ये क्या कर रहा है? हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। देखिए आर्टिकल 21 जो है बहुत सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि ये व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है। कोई व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसको बाकी मौलिक अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन जीवन तो जीने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कैसा? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार।
बात करें किसकी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। ओके? हम सबको व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता मिली है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, ओके? और भी अधिकार हैं। न्यायपूर्ण व तार्किक प्रक्रिया हो, कोई भी अगर प्रोसेस सरकार कर रही है तो वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी विधि क्यों ना बनाए। आरक्षण संबंधी भी वो विधि बना रही है, तब भी उसके लिए न्यायपूर्ण तरीके से करती है वो कार्य, ओके? सम्मानजनक जीवन जो हमने बता चुके हैं कि अगर जीवन मिला है, तो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए मिले, ना कि लाचारों की तरह, मजबूरों की तरह। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है हमें। प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार, इसके लिए सभी व्यक्ति को ये राइट्स मिला है और इसका उल्लंघन हर बार सरकार करती है। सरकार सरकार क्या करती है? प्रदूषण रहित, हम चाहें तो इसके लिए केस कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास ये सारे राइट्स हैं। मौलिक अधिकार क्या है? प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार, जो कि बड़ा मुश्किल है मिलना भारत में। अब भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति अपनी बातें गोपनीय रख सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, अपना संबंधित डेटा। मान लीजिए आज के समय में सोशल मीडिया है, लोग सोशल मीडिया से किसी भी फ़ोटो को लेकर गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गोपनीयता का राइट्स सबको दिया गया है। अब बात करें शिक्षा के अधिकार की, इसे बाद में ऐड किया गया था। कैसे? इसको आर्टिकल 1 में मिले, आपको 21 ए में मिलेगा। से थोड़ा जानने के लिए पहले हम ये जानें रोड सेफ्टी का अधिकार। पहले हमें कुछ और जान लें, उसके बारे में थोड़ा-सा हम डीपली चर्चा करेंगे। बात करें, ये देखो रोड सेफ्टी, रोड में सभी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए हमने बाकायदा क्या लाइन्स रोड बनाई गई हैं, स्ट्रीट बनाई गई हैं और साइड में वो बनी रहती है पाथवे। तो ये सेफ्टी का राइट्स कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 21, तेजी से न्याय। देखिए ये वाला, हमारे यहाँ पे न्याय प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हमें आर्टिकल 21 में ये मिला है कि कोई भी न्याय जल्दी और शीघ्र मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक केस के लिए कई बार 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन पूरा केस में ही उलझा रहेगा, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये जल्दी और तेज़ी से न्याय के लिए ये राइट कौन-सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21, कस्टोडियल टॉर्चर। जब पुलिस हमें हिरासत में ले लेती है, तो क्या करती है वो? कई बार क्या होता है कि वो अपराधी या फिर उनको टॉर्चर करती है, मारती है, जो कि एक मौलिक अधिकारों का वो एक प्रकार से उल्लंघन कर रही होती है, आर्टिकल 21 के तहत। तो ये राइट्स हमें कहाँ से मिल रहा है? ये राइट आर्टिकल 21 में हमें मिला हुआ है। बात करें एक और राइट की, हमें विदेश में घूमने की आज़ादी भी है। तो मेनका गांधी बनाम केस में विदेश में घूमने की आज़ादी, विदेश जाने की आज़ादी, ठीक। और भी बहुत सारे हैं जो जीवन जीने से संबंधित हैं, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 एक ए, आर्टिकल 21 ए जो हमने बाद में ऐड किया 86वें संविधान संशोधन। इसमें प्रावधान किया गया कि व्यक्ति को, बच्चे को, मतलब हमारे यहाँ 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, वो भी कैसा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सरकार कभी भी उनसे उनसे मान लीजिए वो 7 साल का है, तो सरकार, राज्य की ज़िम्मेदारी है कि बच्चा एजुकेशन प्राप्त करे। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया। इसमें एज क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और इसके लिए बाद में एक एक्ट बनता है 2009 में, और ये लागू कब होगा राइट टू एजुकेशन के तहत? 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। तो इस आर्टिकल के तहत हमने क्या जोड़ा है? शिक्षा का अधिकार, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और यहाँ पे एज आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक और एज देखेंगे, वो हम मौलिक नीति निदेशक तत्व में देखेंगे। तो वहाँ पर भी बच्चों के लिए है प्रावधान।
तो वहाँ पे ऐज का आपको अंतर देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी बच्चों के लिए काम किया जाएगा लेकिन ऐज चेंजेस होंगी। चलिए ठीक, ये बात क्लियर। बात करें आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके पास 2 तरीके के राइट्स होंगे। नहीं, उसके पास जो राइट मिले हैं वो देखते हैं। देखो, जब साधारण गिरफ्तारी होगी तब क्या होंगे? साधारण रूप से भारत का नागरिक है वो और उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके पास कुछ राइट्स होंगे जो आर्टिकल 22 देता है। आर्टिकल 22 में क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जिसमें आर्टिकल 22 एक कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। किसी व्यक्ति को जब भी गिरफ्तार हो रहा है व्यक्ति, तो वो पूछेगा कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो ये राइट आर्टिकल 22 देता है और आर्टिकल 22 एक देता है। आर्टिकल 22 एक और बात करता है कि उसे अपनी मनपसंद वकील यानी कि लॉयर को चुनने का अधिकार है। ठीक, बात करें 22(2) की, तो ये क्या कर रहा है? 24 घंटे के अंदर अपराधी को क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अग इसमें एक चीज़ कि आने-जाने के जो समय सीमा है, उसे छोड़कर, क्योंकि जो भी समय लगेगा आने-जाने में, उसे हटाकर जो 24 घंटे के अंदर किसको? अपराधी को कहाँ पेश किया जाएगा? मजिस्ट्रेट। समीपी जो भी न्यायालय अदालत होगी, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 22(3). आर्टिकल 22(3) जो है विदेशी शत्रुओं को क्या कह रहा है? ये अधिकार नहीं है। अगर कोई विदेशी शत्रु देश का व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उनके पास ये राइट्स नहीं होंगे कि वो कारण पूछे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसे अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार नहीं होगा। ओके, तो ये सारे राइट्स सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं जो सामान्य परिस्थिति में हो। दूसरा हमें बताया जा रहा है कौन सा? निवारक निरोध से संबंधित। निवारक निरोध का मतलब क्या है पहले जान लो कि वो हमने पढ़ा कौन सा? जो सामान्य परिस्थिति में अपराध होने के बाद के प्रावधान पढ़ा, आर्टिकल 21(1) और आर्टिकल 21(2), सॉरी आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2), और इसमें अगला क्या है? 22(3), जिसमें क्या है? विदेशियों को ये अधिकार नहीं होंगे। और ये किसके लिए थे? सामान्य परिस्थितियों में, और वो अपराध होने के बाद की स्थिति को बताते हैं। लेकिन जो निवारक निरोध का मतलब ये है, अपराध होने के पहले किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार। बात कर रहे हैं हम किसकी? आर्टिकल 22। 22 में 4 में पहुंच रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं किनको? निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान कि अगर व्यक्ति अपराध की संभावना है, संशय के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो वो किसमें उपबंध किया गया है? आर्टिकल 22(4) में। तो देखिए आर्टिकल 22(4) क्या कह रहा है? 3 महीने से अधिक नजरबंदी नहीं होगी। देखिए, ये तो संसद के पास राइट होते हैं या सरकार के पास राइट होते हैं कि वो 3 महीने तक किसी व्यक्ति को अपराध ना हो करके उसे गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वो धीरे-धीरे समीक्षा भी करता है कि इसे और समय तक नज़रबंद रखा जा सकता है क्या? तो वो धीरे 1 साल तक का प्रावधान है। ठीक? अब 1 साल तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। और आर्टिकल 22(4) क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत क्या किया गया? गिरफ्तार किया जा गया है, उसे कारण बताया जाएगा। लेकिन कई बार नहीं भी बताती है, अगर सुरक्षा के मामले हों। सरकार एक तरफ से क्या देती है? अधिकार देती है तो दूसरी तरफ से छीनती भी है। तो बात करें, अब देखो आर्टिकल 22(6) क्या कह रहा है? 22(6) कारण बताना अनिवार्य नहीं है। जब मामले कैसे हों? राष्ट्रीय सुरक्षा के हों, जैसे कि रॉ, आईबी, इंटेलिजेंट ब्यूरो, इनको कारण बता मतलब ऐसे मामलों में क्या नहीं बता सकते? इनकी प्राइवेसी जब भी भंग होने की बात होगी, तो क्या होगा? इसमें कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई कारण नहीं बताया जाएगा, बाकायदा आप जेल में रहोगे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा, जब भी बात आएगी राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो आपको किसी भी आधार पे, संशय के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता है और कारण नहीं बताया जाएगा। अब संसद के पास एक राइट्स है कि वो निरोध संबंधी, क्या निरोध, गिरफ्तारी के संबंधी पहले अपराध होने के पहले जो भी प्रोसेस होगी वो किसके पास ये राइट्स होगा? संसद के पास। इसकी प्रक्रिया निर्धारित होगी। कौन करेगा? संसद ही करेगी। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब जो भी प्रिवेंशन के संबंध में, जो निवारक निरोध के संबंध में कुछ अधिनियम बने, कुछ नियम कानून बने, उनको हम देख लेते हैं। क्या है ये? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार क्या कर सकती है? हिरासत में ले सकती है। कब? जब राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के संरक्षण के संबंध में कोई भी खतरा है। तो अभी भारत में एक केस आप देख रहे होंगे, किनको ऐसे हिरासत में लिया गया अभी वर्तमान में? सोनम वांगचुक जी को एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तो वो इस इस एक्ट के तहत लिया गया, जिसमें इसमें अवधि देखो 12 महीने तक की है। बाकी पहले भी छोड़ सकती है, अगर सही स्थिति सही होती हुई नज़र आई। ठीक, बात करें अगले, ये अभी भी चल रहा है और ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप क्वेश्चन में आने की बहुत संभावना है क्योंकि अभी-अभी इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। बात करें अगले अधिनियम की, देखिए इसमें कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिए। देखिए कि यह केंद्र और राज्य दोनों लागू कर पाता है। किसके लिए? एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राज्य के पास भी अधिकार है और केंद्र के पास भी। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा संबंधी मामले होते हैं। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति दंगा करने या हिंसा फैलाने वाला है, तो एनएसए लगाया जा सकता है। तो इसमें हमने बताया एक अच्छा एग्जाम्पल, जिनमें हमने देखा कि सोनम वांगचुक जी को एनएसए के आधार पर क्या कर दिया गया था? हिरासत में ले लिया गया। हालाँकि उनके सम उनका उनके संबंध में ये लागू नहीं होना था, लेकिन सरकार का मानना था कि वो हिंसा फैला सकते हैं, दंगा करा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक घटना घटी थी कहाँ की? नेपाल की। तो ज़ेन ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। उसको देखते हुए भारत ने, हमारे सोनम वांगचुक जी को, भारत सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा और भी अधिनियम है। देखिए हाँ, इससे पहले ना भारत में कोटा चलता था। कोटा जो भी प्रिवेंशन एक्ट, टेररिज्म एक्ट के तहत लोगों को, मतलब आतंकवादी गतिविधि करने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाता था? निवारक निरोध के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और वो सुरक्षा का मामला होता था और इनके संबंध में कोई राइट्स नहीं होते थे उनके पास कि वो क्या, कि वो मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का प्रयोग तब कर रहा है जब उसने देश के साथ गद्दारी की है, तो उसको वो राइट्स उनसे छीन लिए जाएँगे। ये संसद के पास भी राइट्स है और हमारे संविधान में भी वर्णित है। तो निवारक निरोध का मतलब यही है कि आप अगर अपराध करने के पहले किस लेवल का अपराध हो सकता है, तब आपको हिरासत में हो किया जा सकता है। दूसरा, एक है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, तो वो अलग है। हमने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में चर्चा की, तो वो एनएसए, भारतीय संविधान में एनएसए का एक्ट लागू किया गया निवारक निरोध के संबंध में, वो अभी भी चल रहा है। इसमें 1 साल तक का किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है? हमने आज के आर्टिकल में, आज के मौलिक अधिकार में हमने स्वतंत्रता के अधिकार को जाना, जिसमें हमने बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। इसे युक्ति-युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है? अगली क्लास में हम मिलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। धन्यवाद।